आज हम लोग बात करेंगे बच्चों अर्थव्यवस्था का जो आपका दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय, इससे संबंधित सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, उसके बाद जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसके कहते हैं, उसके बाद किस प्रकार से जो है जनगणना की जाती है, किस प्रकार से जो है बच्चों राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है ना, ये सब के बारे में जानेंगे। प्रति व्यक्ति आय पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, यहाँ भी थोड़ा सा और अच्छी तरह से यहाँ पर देख लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को, और हम लोगों ने बच्चों पहला चैप्टर जो था बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही वहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ सारा चीज़ पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका जो है 66 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन किया था, फिर उसका जो आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन था सारा सोल्यूशन किया था। उसी प्रकार से इस दूसरे चैप्टर को भी हम लोग समाप्त करेंगे, इससे ताकि हम लोग का ये हो जाएगा बच्चों कि हम लोगों का जो प्रिपरेशन है, जो हम लोगों की तैयारी है, वो थ्योरी के साथ साथ क्या होगा, क्वेश्चन आंसर भी होता जाएगा, तो हम लोगों को बहुत ही मजा आना है ना। चलिए बात करते हैं अब हम लोग सबसे पहले आय के बारे में। राष्ट्र की आय है तो सबसे पहले आय को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग राष्ट्र आय की ओर बढ़ेंगे। अब आय किसको कहते हैं यानी कि इनकम किसको कहते हैं, तो सबसे पहले सिंपल है बच्चों, आप लोग इस तरह समझ लिए। मान लीजिए एक कोई आदमी है, ठीक है, ये आदमी क्या किया, ये आदमी गया उसके बाद जाकर के खेत में काम करने लगा, ठीक है, पूरे दिन काम किया, तो काम के बदले में इसको कितना प्राप्त हुआ, तो 400 रुपया प्राप्त हुआ। वहीं पर एक दूसरा आदमी है, ये भी उसी खेत में काम किया, लेकिन उसको 400 रुपया न प्राप्त होकर के सिर्फ इसको क्या प्राप्त हुआ, 3 टाइम का खाना मिल गया इसको, ठीक है। उसी प्रकार से एक तीसरा और आदमी है जो क्या किया, जो है ऑफिस गया और ऑफिस में काम करके आया, उसके बदले में उसको जो है 700 रुपया मिला। तो यहाँ पर देखिए तीनों में देखिए बच्चों, तीनों क्या कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है। किस तरह का कार्य करता है, तो पहला वाला आदमी खेत में जा रहा है तो शारीरिक कार्य, दूसरा वाला आदमी खेत में जा रहा है ये भी शारीरिक कार्य, और तीसरा वाला क्या है, ऑफिस जा रहा है तो ये कर रहा है मानसिक कार्य। तो हम लोग को ये याद रखना है कि जब भी कोई आदमी क्या करेगा, शारीरिक कार्य करता है या मानसिक कार्य करता है, और उसके बदले में उसको जो पारिश्रमिक मिलता है, जो उसका श्रम का फल मिलता है बच्चों, उसी को बोला जाता है आय यानी कि इनकम। जैसे पहला वाला आदमी को 400 रुपया मिला था तो वो उसका क्या हो गया, पारिश्रमिक, तो वो उसका कहलाएगा आय। उसी प्रकार से जो दूसरा आदमी था, इसको 3 टाइम का क्या मिल गया, खाना मिल गया, तो ये इसको खाने के रूप में मिला, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, आय कहलाएगा। उसी प्रकार से आदमी जो मानसिक रूप से कार्य कर रहा था आपका ऑफिस में, तो ये इसका 700 रुपया जो है पारिश्रमिक हो जाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा। आइए देख लेते हैं इसके परिभाषा को, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, अन्यथा आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। आय के बारे में है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करता है, चाहे वो कैसा हो, शारीरिक कार्य हो या फिर आपका मानसिक कार्य, उस व्यक्ति को उस कार्य के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे ही क्या कहते हैं, आय कहते हैं। समझ में आया। चलिए अब इसका एग्जाम्पल कैसे है, तो भूमि का श्रमिक पारिश्रमिक किसके रूप में, लगान के रूप में, श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, उसके बाद पूंजी का जो है पारिश्रमिक किसके रूप में बच्चों, ब्याज के रूप में। यानी कि कोई आदमी के पास क्या है बच्चों, आपका बहुत ज़्यादा पूंजी है, वो उसको लगा दिया तो उसका क्या ब्याज के रूप में उसको मिलता जाता है। उसी प्रकार से श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में मिलता है, और भूमि का जो आपका पारिश्रमिक है वो आपको लगान के रूप में प्राप्त होता है। अब योजना आयोग ने मार्च 2009 में एक आंकड़े जारी किया, जिसके तहत बिहार उड़ीसा के बाद सबसे गरीब राज्य है। यानी कि जो बिहार आपका राज्य है बच्चों, सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य। ये कब का, ये 2009 के अनुसार है, लेकिन वर्तमान आंकड़ा देखिएगा तो अभी सबसे ज़्यादा गरीब कौन है बच्चों, आपका बिहार राज्य है। बिहार की 41.4% जो आबादी है बच्चों, वो आपका गरीबी रेखा से नीचे गुजर कर बसर करती है। यानी कि मान लीजिए मतलब कि अबाउट, यानी कि लगभग हाफ आबादी का जो है हाफ आदमी संख्या जो है क्या बच्चों, आपका गरीबी रेखा से नीचे। अब गरीबी रेखा क्या होती है, पॉवर्टी लाइन इसको बोलते हैं बच्चों, गरीबी रेखा। यानी कि गरीबी रेखा वो रेखा जिसके नीचे रहने वाले लोग जो है बच्चों अपना जीवन यापन, अपना भरण पोषण सही से नहीं कर पाता है। जैसे यानी कि ये लोगों का जो आय है एक महीना में 8, यानी कि एक महीना में जो है 850, 850 से भी अगर इसका कम आय होगा बच्चों, तो वो चले जाता है गरीबी रेखा में। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है ये बात। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं भारत के विकसित राज्य गोवा, दिल्ली आदि में प्रति व्यक्ति की आय क्या है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध एक अर्थशास्त्री है रैगनर नरकस साहब, ये क्या कहता है, तो इसका कहना है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें गरीब है, यानी कि उनमें कैसी है, गरीबी है। गरीबी के कारण उनकी आय क्या होती है, कम होती है। और शिक्षा अज्ञानता के कारण बच्चों की जन्म अधिक होता है। यानी कि ये लोग क्या होते हैं बच्चों, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये क्या होते हैं, अज्ञानता और अशिक्षा के कारण जनसंख्या यानी कि आपका क्या होता है, अधिक मतलब कि बच्चों को जन्म देते हैं, और फलतः और उसके परिणाम स्वरूप उनकी अगली पीढ़ी भी क्या हो जाती है, और अधिक गरीब हो जाते हैं। क्योंकि फिर जब आपका ज़्यादा आपका बच्चा पैदा होगा बच्चों, तो वहाँ पर क्या होने वाला कि सही से उसको जो है शिक्षा नहीं मिलने वाला, जैसे सही से उसको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलने वाला, तो वो फिर पुनः उसी स्थिति में रह जाता है और भी ज़्यादा गरीब हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका रैगनर साहब ने कहा था, रैगनर नरकस साहब ने। ठीक है, ये कथन आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा कि किसने कहा कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसमें गरीबी है, ये कथन किनका है, तो आप लोग याद रखिएगा मुख्य रूप से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन है, रैगनर नरकस साहब। अब बात करते हैं भारत के 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय
चंडीगढ़ का है, जिसमें कितना है बच्चों 70,361 रुपये है। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय जो आपका 28 और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में मिलाकर के है बच्चों, वो सबसे ज़्यादा आपका चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? तो चंडीगढ़ जो है आपका पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है बच्चों, है ना। और उसके बाद चंडीगढ़ जो है दूसरा आपका ये भी है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटोरी भी है। याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। गोवा में प्रति व्यक्ति आय 54,850 तथा दिल्ली में 50,565 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। तो आप लोग को याद रखना है सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य के बारे में। तो यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका चंडीगढ़, और दूसरा आपको याद रखना बच्चों गोवा, और उसके बाद याद रखना आप लोग दिल्ली। तो गोवा का और दिल्ली का ये इतना आपको याद नहीं रखना कि कौन किसका कितना है, बस आपको कम से कम राज्य सबको जरूर याद रखना है। 2008-9 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 25,000 कितना था? 25,494 रुपये थी। जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना था बच्चों? 6610 रुपये। अब सोचिए 8-9 में जब आपका ये हुआ था तो उसमें देखिए 25,494 रुपये प्रत्येक व्यक्ति का आय था बच्चों भारत में। लेकिन अगर बिहार का निकाला जाता है तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ और सिर्फ 66,010 रुपये थी बच्चों। अब सोचिए कितना कम है, 66,010 25 का, यानी कि एक पाव के बराबर है, मतलब कि 1/4 मतलब कि यहाँ पर आए बच्चों प्रति व्यक्ति आए। जबकि आपका गोवा और दिल्ली और देखिए आपका चंडीगढ़, वहाँ पर क्या है बच्चों, भारत की राष्ट्रीय आय से दुगुना है ना। लेकिन यहाँ पर जो है आपका बहुत ही कम है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बिहार का कौन सा है? तो पटना है। मुख्य रूप से याद रखिएगा आपको, पटना क्या है बच्चों? बिहार की राजधानी भी है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है आपका कौन सा है? वो आपका शिवहर है। शिवहर को आपको याद रखना है कि शिवहर जो है बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। यानी कि इसका एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? आपका शिवहर है। और यहाँ पर जो है आय की दृष्टि यानी प्रति व्यक्ति आय की दृष्टिकोण से भी शिवहर जो है सबसे मतलब कि सबसे कम है इसका प्रति व्यक्ति आय। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में, है ना। पहला चैप्टर में भी मैंने राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ पढ़ाया था। अब यहाँ पर इसका कैसे निकाला जाता है बच्चों, ये भी हम लोग बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। राष्ट्रीय आय यानी कि बच्चों नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। यानी कि एक कोई राष्ट्र, मान लीजिए आपका भारत है बच्चों। अब इस भारत में जितने वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जितने सेवाओं का उत्पादन हो रहा है ना, तो इन सब वस्तुओं और सेवाओं का क्या करेंगे हम लोग, एक वर्ष के अंतर्गत कितना टाइम ले लेंगे? एक वर्ष। और इस एक वर्ष में जितने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उसका क्या ले लेंगे? मौद्रिक मूल्य, यानी कि इसका टोटल करेंसी के रूप में इसका कितना योग होगा, मूल्य कितना होगा बच्चों। अगर उसको निकाल लेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। इसको बोलते हैं NI, नेशनल इनकम। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी कि ये बहुत छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि एक वर्ष ले लेंगे टाइम पीरियड, और उस एक वर्ष के अंतर्गत जितनी भी देश में जितनी भी आय की कुल मात्रा अर्जित होगी वही उसका क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम कहलाएगा, वही उसका आपका राष्ट्रीय आय कहलाएगा। विदेशों से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। यानी कि जितनी भी प्राप्त होती है बच्चों विदेशों से, तो उसको भी क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आय में ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं जब इन सभी भौतिक एवं अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय का कुल रूप से आकलन किया जाता है, तब उसे कुल उत्पादन कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कुल उत्पादन के बारे में। यानी कि जब क्या किया था बच्चों, चाहे वो भौतिक हो या फिर अभौतिक हो, उन सेवाओं से प्राप्त क्या हो, आय का कुल रूप से आकलन कर दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कुल उत्पादन। और उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चों को घटा देने के बाद जो बचता है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी कि नेट नेशनल इनकम। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य बात है इस लाइन में बच्चों कि उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चों को घटा देने के बाद जो बचता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय कहेगा। यानी कि राष्ट्रीय आय जो गणना किया था बच्चों उसमें है ना 100% उसमें खर्च किया जाता है ना, बहुत सारे उसमें लोग लगे रहते हैं, उसको भी देना पड़ता है उसका। तो ये सारा चीज़ घटा करके उसमें से माइनस करके जितना भी आपका राष्ट्रीय आय बनता है उसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम, NNI। याद रखेगा आप लोग, ठीक है, फुल फॉर्म, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बच्चों बहुत बार आप लोगों का फुल फॉर्म भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब बात करते हैं प्रोफेसर जो है केन्स के अनुसार। प्रोफेसर केन्स ने कहा था कि राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि इनका कहना था कि जो आपका राष्ट्रीय आय होता है बच्चों, राष्ट्रीय आय इसको Y से डिनोट किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय जो होती है उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग का रूप में, यानी कि उपभोग वस्तु को बच्चों C और जो है विनियोग वस्तुओं को I।
तो इसको जोड़ देंगे जब उपभोग और विनिमय, तो ये दोनों जुड़ करके बन जाता है राष्ट्रीय आय। ये आपका प्रोफेसर केन्स साहब ने दिया था, ठीक है। याद रहेगा आपको y बराबर सी प्लस आई, जहाँ पर जो है y क्या है आपका राष्ट्रीय आय है, सी क्या है आपका उपभोग वो है, और जो है आई क्या है बच्चों विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है बच्चों, इन्वेस्टमेंट, और सी क्या है आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि इसमें उपभोग व्यय है, और उसके बाद वाई तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय निम्नलिखित की धारा, यानी कि जो है बच्चों राष्ट्रीय आय की निम्नलिखित धारणा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है आपका सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमिक्स में आप लोग जीडीपी आपको नहीं समझ में आया बच्चों तो कुछ नहीं समझने वाला, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट आपका जीडीपी, इसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इस फुल फॉर्म को। उसके बाद बात करते हैं कि किसी भी देश में एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे ही सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है बच्चों, कोई एक देश ले लीजिए, कोई भी एक राष्ट्र ले लीजिए, इसमें एक वर्ष समय अवधि एक वर्ष ले लेंगे, और इस एक वर्ष के अंतर्गत जितने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उसी को बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद में अंतर क्या है। तो राष्ट्रीय आय में हम लोगों ने देखा जितने वस्तु और जितने सेवाओं का उत्पादन होगा इसका हम लोग मौद्रिक मूल्य ले लेंगे तो वो कहलाता है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। लेकिन अगर आप सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाए तो इस राष्ट्र या इस देश के अंतर्गत जितने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन की कुल मात्रा को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आया समझ में बच्चों। चलिए अब बात करते हैं कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, इसको बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश में सकल घरेलू उत्पाद में देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है तथा विदेशों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है, तो जिससे हमें सकल राष्ट्रीय उत्पादन का पता चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो बात किया सकल घरेलू उत्पाद में ये बात किया कि हमारे देश की जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उसी को सिर्फ यहाँ पर बात किए, इसी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर अगर कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन का बात किया जाए तो इसमें क्या है, भारत के जितने भी लोग आपका विदेशों में रहता है तो भारत की सबसे पहले सेवाओं का उत्पादन जो हो रहा है उसको तो जोड़ेंगे ही, प्लस जो भी आपका वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसको भी जोड़ेंगे, और प्लस यहाँ पर जो भी भारत का जो दूसरे देशों में रहता है तो उसका जो आय है उसको भी जोड़ देंगे, और उसके साथ साथ क्या घटा देंगे, तो भारत में जो है दूसरे देशों के जो लोग रह रहे हैं बच्चों उसके आय को यहाँ पर घटा देंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे मुख्य रूप से सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन। समझ में आया। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट, व्यय, कर एवं बीमा का व्यय को घटा देने से जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए समझने वाली बात यह है कि बच्चों जैसे हम लोगों ने वहाँ पर बात किया था है ना, यहाँ ऊपर में अभी बात की ना शुद्ध राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय के बारे में, तो जिस प्रकार से वहाँ पर घटा देते थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही बात कह रहा है कि जब भी आपका राष्ट्रीय उत्पादन की गणना की जाती है बच्चों टोटल सकल घरेलू उत्पाद का, तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन में अब गणना किया जा रहा है तो वहाँ पर क्या होती है बच्चों, कच्चे माल की कीमत, पूंजी का घिसावट है ना, सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं तो उसके कारण क्या होती है, खराब हो जाती है, टाइम ज़्यादा ये होने पर सड़ जाता है, बहुत सारा चीज़ है ना, ये सब का सबको घटा देंगे। जो घटा करके जो चीज़ प्राप्त होगा, जो उत्पादन प्राप्त होगा बच्चों उसको बोलेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, इसको बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कुल राष्ट्रीय उत्पादन निकालने के लिए हुए खर्च को घटने से जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। यहाँ के दूसरा पॉइंट के रूप में यहाँ पर दिया हुआ नोट पॉइंट के रूप में कि जब कुल राष्ट्रीय उत्पादन जो होता है इसको निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले खर्च जो होता है उसको क्या करते हैं, शेष में से घटा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। भारत में सबसे पहले सन 1868 ईस्वी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट भी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, यहाँ पर VVI लगा दीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो 1868 ईस्वी में ये आपका दादा भाई जो नौरोजी है बच्चों, ये भी आपका अर्थशास्त्री थे, तो दादा भाई नौरोजी साहब ने क्या किया था, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। राष्ट्रीय आय का क्या किया था, अनुमान लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, आपका पूछा जाता है बच्चों, आपका ये पुस्तक का नाम है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, BURI, इस प्रकार से आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इस किताब को, पुस्तक को याद रख सकते हैं। ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक आपका दादा भाई नौरोजी का है। इसमें क्या क्या था? इसमें उन्होंने बताया था कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय बच्चों 1868 में मात्र 20 रुपया बताया था। अब सोचिए बच्चों, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया, और 2008-9 में आकर के कितना हो गया था? 25,000 है ना, 25,000 प्लस हो गया था। इस प्रकार से आप लोग समझने वाली बात यह है कि 20 रुपये का कीमत 1868 ईस्वी में आज से जो है लगभग 150-200 साल पहले कितना है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका दादा भाई नौरोजी साहब थे। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में, यानी कि प्रति व्यक्ति आय इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। इसका पहला चैप्टर में भी हम लोगों ने बात किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ अच्छी तरह से। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा आपका परिभाषा है बच्चों, कि जब टोटल आपका जो राष्ट्रीय आय हो रहा है, इस राष्ट्रीय आय को भाग देंगे, किससे भाग देंगे? तो देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे। देश की कुल जनसंख्या जब भाग देने पर जो आपका भागफल प्राप्त होगा बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति आय। अब जैसे मान लीजिए भारत का राष्ट्रीय, आप कोई एक क्षेत्र ले लेते हैं मान लीजिए अपने मन से, और उसका जो है मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय हो गया मान लीजिए उसका 2000, ठीक है, इस प्रकार से, और जो है 2000 हो गया, उसके बाद जो है आदमी उसमें कितना रह रहा है? तो टोटल आदमी रह रहा है 10, इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं। तो 10 उस जनसंख्या हो गया, और 2000 उसका राष्ट्रीय आय हो गया। इस प्रकार से 2000 को 10 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 200 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा उस प्रकार से। तो इसी प्रकार से भारत का निकालने के लिए क्या करेंगे? तो भारत का जो राष्ट्रीय आय होगा उसको ले लेंगे, और भारत के राष्ट्रीय आय के बाद भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ है, 121.03 करोड़। तो इस प्रकार से इसे भाग दे देंगे, तो जो हमको भागफल प्राप्त होगा वही उसका क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे, यानी कि डिवाइड देश की कुल जनसंख्या, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $950 था। यानी कि जो है विश्व विकास जो रिपोर्ट है बच्चों, उसके अनुसार 2007 में जो है प्रति व्यक्ति आय दिया गया था, और कितना डॉलर? तो $950। अभी तो डॉलर का भाव बहुत हो गया है बच्चों, अभी है ना 100, यानी कि 80 रुपीज़ प्लस चल रहा है। लेकिन उस टाइम जो था 2007 में, उस समय कुछ कम था, यानी कि आपका 55 से 60 के बीच, इस प्रकार से। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना निम्न प्रकार से की जाती है, यानी कि हम लोग बात करेंगे बच्चों इसमें किस प्रकार से राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है, ठीक है। चले, तो सबसे पहला आपका है राष्ट्रीय आय की गणना का पहला विधि है आपका उत्पादन गणना विधि, यानी कि आपका है सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, कि यानी कि उत्पादन गणना विधि के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग? राष्ट्रीय आय का गणना करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें प्रोसेस है कि राष्ट्र के व्यक्तियों के आय उत्पादन के माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। यानी कि जो राष्ट्र के व्यक्ति जो होते हैं बच्चों, उसी के आय के उत्पादन के माध्यम से हमको क्या प्राप्त होती है? हमको राष्ट्रीय आय मतलब प्राप्त होती है, पता चलता है, इसी हम लोग कहते हैं बच्चों उत्पादन गणना विधि। दूसरा है आपका आय गणना विधि, यानी सेंसस ऑफ इनकम मेथड, यानी कि आय गणना विधि। राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है? आय गणना विधि माना जाता है। जैसे यहाँ पर बात किया था पहला में उत्पादन गणना विधि, यानी कि जो राष्ट्र के व्यक्ति है उसका मतलब कि आय उत्पादन के माध्यम से अगर प्राप्त किया जाता है तो उसको बोलेंगे उत्पादन गणना विधि। अगर राष्ट्र के व्यक्तियों की आय किस पर प्राप्त किए थे? आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाएगा तो उसको बोलेंगे आय गणना विधि। और उसके बाद है बच्चों आपका तीसरा आपका व्यय गणना विधि, सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई आय अपने उपभोग के लिए खर्च करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माप से की जाती है। राष्ट्रीय आय की मापने की इस प्रक्रिया को ही व्यय गणना की जाती है। यानी कि बच्चों मानव क्या करते हैं? जितना भी उसका आय होता है वो क्या करता है? उसका खर्च करता है अधिक से अधिक सामानों खरीदने में, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने में। तो उस व्यय को क्या किया था बच्चों? यहाँ पर जो है उसके द्वारा प्राप्त की गई आय अपने उपभोग के लिए क्या करता है? वो खर्च करता है आवश्यकता को पूर्ति के लिए। इसलिए आय की गणना जो है लोगों के किससे प्राप्त किया जाता है? लोगों के व्यय से प्राप्त किया जाता है, कि वो कितना जो है ज़्यादा खर्च कर रहा है, व्यय कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग गणना करेंगे राष्ट्रीय आय का तो उसको बोलेंगे हम लोग व्यय गणना विधि, सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित प्रकार की कठिनाइयों का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। पहला कि आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होती है, दूसरा दोहरी गणना की संभावना, तीसरा आपका मूल्य को मापने में कठिनाई। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका इसमें आया हुआ है बच्चों, बहुत बार ये प्रश्न आपका आया हुआ है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करें, वर्णन करें। तो इस तीनों को आप लोग अच्छी तरह से लिख देंगे बच्चों, तो 100% एक भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला। ठीक है, किस प्रकार से लिखेंगे? प्रत्येक को आप लोग व्याख्या करना पड़ेगा सही से। तो पहला आपका है कि आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, यानी कि किस प्रकार से डाटा को जो आपका जो है इसको एकत्रित किया जाता है, तो इसमें क्या किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग डाटा, पूरे देश की लोगों की आय उत्पादन के रूप में या सेवाओं के रूप में
आपात है, परंतु इस आंकड़ों को एकत्र करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, जिसके कारण क्या होती है बच्चों, सही आंकड़े उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो डाटा होता है उसका बच्चों सही पर मतलब कि सही तरीके से एकत्र करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। जैसे मान लीजिए एक आदमी जो है बच्चों क्या करता है, दो जगह अपने डाटा को जोड़ देता है। एक जगह अपने गांव में रहता है तो वहाँ पर बता दिया राष्ट्रीय आय में अपना आय बता देता है, मान लीजिए 20,000, वहीं पर दूसरी जगह चल जाता है तो क्या करता है अपना फिर कहीं पर ऐसा होता है बच्चों, गांव देहात में ज़्यादा देखिएगा, जब कोई आपको पूछता है कि आप कितना कमाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करता है बच्चों, अगर कोई सरकारी आदमी पूछता है तो 100% वहाँ पर बचने का काम करता है। वो क्या सोचता है कि बताएंगे तो हम मेरा पता चल जाएगा सारा चीज़। अगर मान लीजिए 50,000 कमाता है तो वो बोलता है बच्चों 30 से 35,000 इस प्रकार से। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर आंकड़े को क्या कर दिया बच्चों, छिपा दिया अपना आंकड़ा को जब छिपा दिया तो 15 से 20,000 क्या बच गया उसका, 15 से 20,000 का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 15 से 20,000 जो एक्स्ट्रा कमा रहा है वो उसका जो है राष्ट्र आय की किस में नहीं आ रही है, गणना में नहीं आ पा रही है। इस प्रकार से जो है आंकड़े जो है एकत्र करने में ढेर सारी कठिनाइयाँ होती है। अब दूसरा है कि दोहरी गणना की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ डबल काउंटिंग, यानी कि कभी ऐसी होती है बच्चों संभावना कि एक ही आदमी का 2 बार गणना कर दिया था राष्ट्र उसके आय को या भी बहुत सारे चीज़ को। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, ये आपका दिल्ली में काम करता है। इस प्रकार से इन्होंने जब दिल्ली में हुआ रहा था बच्चों तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली में मान लीजिए राष्ट्र की आय की मतलब की गणना होती है एक फिक्स टाइम पर है ना, तो इस प्रकार से इन्होंने वहाँ पर बता दिया मेरा 40,000 रुपया है। इस प्रकार से फिर वो क्या हो जाता है, उस कुछ समय के बाद घर आ जाता है तो घर में भी क्या होती है बच्चों, घर में भी जो है आपका इधर उसके गाँव में भी अगर चलता है राष्ट्र आय की गणना तो वहाँ पर भी अपने वो क्या करता है आय को दर्शा देता है। तो इस प्रकार से एक ही आदमी जो है 2 जगह अपने आय को दर्शा दिया तो इस प्रकार से दोहरी गणना की संभावना बन जाती है। या फिर आप लोग देखिए, ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी भी जो उत्पाद को 2 अंक स्थानों पर अंकित कर दिया जाता है तो उसके कारण भी क्या होती है, वास्तविक जो आय है वो दोबारा हो जाती है। यहाँ पर दिया हुआ है इंपोर्टेंट रूप में, किसी व्यक्ति का कभी कभी एक ही आय या उत्पाद को 2 स्थान पर अंकित कर दिया जाता है, जिसके कारण वास्तविक आय क्या हो जाता है, दोबारा हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि दोहरी गणना की संभावना हो जाती है। तीसरा है आपका मूल्य को मापने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन मेजरिंग द वैल्यू। बाजार की स्थिति में हम देखते हैं कि एक वस्तु का कई व्यापारिक स्थितियों से गुजरने के कारण उस वस्तु के मूल्य में भिन्नता आती है। ये भिन्नता विक्रेताओं के एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक जाने में यातायात का खर्च, विज्ञापन का खर्च एवं मुनाफे की राशि क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मूल्य को मापने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई एक किसान है बच्चों, वो किसान क्या किया, उस किसान ने मान लीजिए टमाटर का उत्पादन किया, ठीक है, टमाटर का उत्पादन किया। अब वो किसान क्या किया, बाजार लेके गया पूरा टमाटर को और उन्होंने बेच दिया। अब इस प्रकार से उन्होंने तो पूरा बेच दिया, जो कमाया उसने कमाया ही, लेकिन इस टमाटर को क्या किया बच्चों, मतलब कि मान लीजिए आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन हुआ, अब उसको आना है बिहार। तो आंध्र प्रदेश से बिहार आने के क्रम में क्या हो गया, बहुत सारे मतलब मान लीजिए अगर 10 क्विंटल थे तो उसमें से मान लीजिए जो है 1 क्विंटल या फिर 50 किलो जो है उसमें क्या हो गया आपका सड़ गया। मतलब कि होता है ना टेम्परेचर के कारण और अन्य कारण के कारण ये क्या हो गया, सड़ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, तो इसका वैल्यू तो उसने क्या किया था, किसान को तो चुका दिया था, लेकिन इसका प्राप्त होने वाला क्या है उसको नहीं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मूल्य को मापने में कठिनाई हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें, यानी कि किस प्रकार से आय और जो है गरीबी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो विकास की क्रिया में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो गरीबी द्वारा प्राप्त आय में कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देने योग्य बात है कि जब विकास की क्रिया में राष्ट्रीय आय का और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी बच्चों, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, इस दोनों में अगर वृद्धि हो रही है तो गरीबी द्वारा प्राप्त आय में भी फिर क्या होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों बढ़ रहा है तो 100% है कि गरीबी द्वारा प्राप्त आय में भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। क्योंकि बढ़ी हुई आय का सब हिस्सा अगर अमीरों के पास चला जाएगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होते हुए भी संतुलित आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। मान लीजिए बच्चों राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो रही है और प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि हो रही है, और किस वर्ग के अधिक आय प्राप्त होने के कारण, यानी कि जो अमीर वर्ग है, अमीर तबके के लोग हैं, उन्होंने क्या किया, बहुत ही अधिक धन अर्जित किया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गई। लेकिन पता दूसरी तरफ ये चला कि जो गरीब था उसके राष्ट्रीय आय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, आर्थिक विकास जो है संतुलित नहीं हो पाएगी बच्चों। इसलिए बहुत ही दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, यहाँ से आपका प्रश्न आपका आ सकता है बच्चों, पहले तो पूछा ही जाता है ना। तो सबसे पहले आपका जीडीपी इसको बोला जाता है बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद।
PCI, इसको बोलते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन मुख्य रूप से आपको PCI में बच्चों आप लोग को लिखना है पर कैपिटा इनकम। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के अनुसार आपको लिखना है, इसलिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को छोड़ दीजिए। आप लोग को याद रखना है पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। अगला है आपका CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है बच्चों, CSO। उसके बाद याद रखना है आपको GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद है बच्चों आपका नेशनल इनकम, यानी कि NI, राष्ट्रीय आय जिसको बोलते हैं। EDI, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रहेगा ये सारा चीज़, इन सारी चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए अच्छी तरह से इन फुल फॉर्म का, ताकि आप लोग अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप आसानी से इसका सोल्यूशन करेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपका बच्चों आज हम लोगों का हो गया समाप्त। अब हम लोग इसका मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसका सब्जेक्टिव और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन उसका सोल्यूशन करेंगे। बोर्ड परीक्षा में कहाँ कहाँ से इसका क्वेश्चन पूछा गया है इसको भी बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल में नए हैं बच्चों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्त लोगों को, लाइक कर दीजिए। लाइक तो बनता ही बच्चों, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं, है ना। इससे अच्छा से अच्छा हम लोग मटेरियल जो है लाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग बोर्ड परीक्षा में जो है 90 से 95 आसानी से मार्क्स जो है % जो है गेन कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।